the Indian rupee has slipped to around 96 rupees per US dollar, making it the weakest Asian currency in 2026. Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? Rupee has lost less than 1% of its value against the US dollar. Indian rupee has plummeted to an unprecedented low. Rupee has reached a key psychological threshold as the rupee free fall continues for 16 straight months. रुपए की कीमत घट रही है. It's a historic low for the Indian rupee. That's very sad. जब डॉलर मनमोहन सिंह जी के टाइम में जब हाई चल रहा था तो इन लोगों ने क्या कहा था, तो आज क्या जवाब दे रहे हैं, इनसे पूछिए ना. प्रधानमंत्री जी को बधाई 90 तक पहुंचाने के लिए 100 तक पहुंचा देंगे, जिस गति से रुपया जा रहा है. The fall of the rupee is not a breaking news event for most people. अब हमारा इंडियन रुपीस गिर के हो चुका है 95 रुपीस पर डॉलर. कई सारे इकोनॉमिस्ट का मानना है अगर हाल ऐसा ही रहा तो ये और गिरकर 100 रुपीस पर डॉलर बन जाएगा. इस तरीके की गिरावट को इकोनॉमिस्ट लोग कहते हैं करेंसी डेप्रिशिएशन. So what is currency depreciation actually means? It simply means that one need to spend more local currency to acquire one unit of foreign currency. इसको ऐसा समझ लीजिए कि पहले $1 का सामान 50 रुपए में मिलता था, लेकिन अभी वही $1 का सामान खरीदने के लिए अभी हम लोग को देना पड़ेगा 95 रुपीस. तो यानी सेम चीज लेकिन दाम बढ़ गया है. इसे ही कहते हैं करेंसी डेप्रिशिएशन. अब हम लोग कंपेयर ही क्यों कर रहे हैं डॉलर के साथ, और डॉलर कब से शक्तिशाली बन चुका है कि डॉलर को ही हम लोग लेंगे, है ना. डॉलर ही क्यों, डॉलर कब से इंटरनेशनल करेंसी बन चुका है. इसको समझने के लिए आपको इतिहास में जाना पड़ेगा. तो ऐतिहासिक रूप में जब ब्रिटेन और फ्रांस बहुत ही शक्तिशाली था, वहां से बात शुरू करते हैं. तो एक समय में ब्रिटेन और फ्रांस बहुत ही शक्तिशाली देश हुआ करते थे, ठीक है. इसका कारण था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और रिनेसेंस पीरियड जो था ये यूरोप में बहुत ज़्यादा जल्दी फैला था, और इसके कारण ये देश जो है, काफ़ी सारे देश यूरोप के धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगे थे. धीरे धीरे फिर ब्रिटेन और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया. ब्रिटेन का स्ट्रांग होने का कारण है इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले आया था ब्रिटेन में, और देखते देखते ब्रिटेन बन गया सेंटर ऑफ ग्लोबल फाइनेंस. तो अगर ब्रिटेन शक्तिशाली था तो ये कमज़ोर कैसे हो गया. फ्रांस शक्तिशाली था तो कमज़ोर कैसे हो गया. कमज़ोरी का कारण है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये दोनों ही वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन और फ्रांस ने काफ़ी ज़ोरों शोरों से लड़ाई किया, ठीक है. जिसके कारण जीत तो गए वो लोग, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ. और उधार कौन दिया इनको. इन दोनों को उधार देने वाला था अमेरिका. अमेरिका इनको उधार देता रहा और खुद लड़ाई में गया ही नहीं. हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई में जरूर गया था, लेकिन उसने न्यूक्लियर बम गिराकर एक बार में ही जीत हासिल कर लिया, तो ज्यादा लॉस हुआ नहीं उसे. और इसी तरह से यूएस बन गया क्या, फाइनेंशियली स्ट्रांग. कहा जाता है कि तब के समय में 70% ऑफ गोल्ड रिजर्व अमेरिका के पास हो चुका था. 70%. सोचिए फिर क्या होता है. 1944 यानी जुलाई के 1944 में अमेरिका अपने एलाइड फोर्स, जो कि 44 एलाइड फोर्स था, उन्हें बुलाया. उनका मीटिंग रखा गया एक होटल पे. होटल कहाँ था. होटल था ब्रिटेनवुड, न्यू हैम्पशायर में. अब इस मीटिंग में ये तय करना था कि भैया ये सब युद्ध तो हो चुका है ना. अब पैसे को लेकर कि भैया इंटरनेशनली कौन सा पैसा चलेगा, है ना, किस पैसे को ग्लोबली एक्सेप्टेड किया जाएगा, उसके ऊपर ये मीटिंग था. इसी मीटिंग पर ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट केन ने एक प्रस्ताव रखा कि हमें एक इंटरनेशनल मनी की ज़रूरत है जो कि किसी भी कंट्री के साथ बाइंड ना हो, और उसे देखरेख करने वाला एक बैंक हो. वो बैंक भी किसी भी कंट्री के अंडर में ना आए, तो उसका खुद ही एक इंडिपेंडेंट रूल हो, और उस पैसे का नाम उन्होंने दिया बैंकोर. लेकिन यूएस ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से रोक दिया. तो उसने कहा कि हटाओ यहाँ से ये सब चीज, हाँ मैं सब नहीं मानेंगे. क्या करो, हमारा ही जो पैसा है ना डॉलर, अब से यही चलेगा इंटरनेशनली. समझ में आया. मानने से मानो, नहीं मानने से मत मानो, लेकिन यही मानना पड़ेगा तुमको. काफ़ी सारे देशों ने समझाया भी कि भैया ऐसा मत करो, ऐसा करना सही नहीं रहेगा, ये भाई तानाशाह है ना. लेकिन यूएस ने माना नहीं. यूएस ने बोला कि नहीं डॉलर ही चलेगा. आप ये कीजिए कि भैया आपको अगर सोना खरीदना है तो पहले आपको डॉलर देना पड़ेगा, उस डॉलर से आप सोना खरीद सकते हैं, फिर वो सोना का इस्तेमाल आप इंटरनेशनली कर सकते हैं.
वरना ये डॉलर से ही इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं। तो चॉइस इसी हॉर्स, कोई भी चॉइस ले लीजिए। फिर जाके उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, सोना तो मिल रहा है ना, हम लोग डॉलर देके सोना खरीद लेंगे, है ना, अपना पैसा से डॉलर खरीदेंगे, फिर डॉलर से सोना खरीद लेंगे, है ना, चलेगा। लेकिन इसके बाद आ जाता है 1965, यानी वो समय जब यूएसए ने हमला कर दिया था वियतनाम पर और शुरू हो गया था यूएस वर्सेस वियतनाम का लड़ाई। ये लड़ाई जो कि स्टार्ट हुआ था 1965 में और एंड हुआ 1973 में। इस लड़ाई में यूएस ने खुलकर पूरा का पूरा गोल्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे डॉलर तो बढ़ रहा था, लेकिन गोल्ड रिजर्व धीरे धीरे कम हो रहा था। इसी का शक हो जाता है फ्रांस को। फ्रांस बोलता है क्या? फ्रांस बोलता है कि मुझे शक है कि आपके पास डॉलर तो बहुत सारा है, लेकिन गोल्ड रिजर्व आपके पास जो है वो बहुत ही कम है। एक काम कीजिए, आप ये जो डॉलर खेल रहे हैं ना, ये हमको नहीं चाहिए। आप अपना डॉलर लीजिए, हमको अपना पैसा यानी गोल्ड दीजिए। फ्रांस का बात सुनकर दूसरा जो यूरोपियन कंट्रीज है वो भी ये बात कहने लगा। यूएस पे आ गया बहुत ज़्यादा प्रेशर। इसी बीच 1971 में जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, जो कि 37th यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने घोषणा कर दिया कि अब से डॉलर के बदले जो गोल्ड दिया जाता था वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अभी ये सुनकर तो सभी का सभी देश लोग एकदम आबाद हो गए, बोले अरे ये कैसे हो सकता है ना, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। इसी बीच निक्सन भेजता है अपने एडवाइजर को। कौन था एडवाइजर? हेनरी किसिंजर। वो पहुंचता है ओपेक कंट्री के पास। अब ओपेक कंट्री क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये वो कंट्रीज है जो बहुत ही ज्यादा ऑयल पे डिपेंडेंट है और ऑयल प्रोड्यूस करता है। लगभग 80% का ऑयल दुनिया भर का इन कंट्रीज के पास है। तो हेनरी किसिंजर जाता है इनके पास और बोलता है कि भाई साहब, हम लोग आपका मदद करेंगे। आप लोग के पास ना बहुत सारा ऑयल है ना, और कोई भी देश आकर आप पर हमला कर सकता है, ऑयल चोरी करके ले जा सकता है। आप लोग तो इतना शक्तिशाली है भी नहीं अभी तक, है ना। तो एक काम कीजिए, अब से हम आपका प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन बदले में आपको डॉलर के बदले ही तेल देना पड़ेगा। हम आपको मिलिट्री हो, वेटनरी हो या फिर ओवरऑल जो प्रोटेक्शन है वो सब हम लोग देंगे, लेकिन इसके बदले अगर कोई भी कंट्री आपसे तेल का व्यापार करता है तो आप तेल के बदले उससे डॉलर लेंगे, ना कि गोल्ड। तो ये बोलकर उन्होंने ये प्रस्ताव रखा और काफी मनाने के बाद तब जाकर ओपेक कंट्री ने हेनरी किसिंजर के बात को माना और तब से आज तक ये डील चालू है। और ये जो पेट्रोल लेने के लिए डॉलर देना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पेट्रो डॉलर, यानी अब डॉलर का सपोर्ट देने के लिए आ गया है तेल। ठीक है, पहले गोल्ड था, अब आ चुका है तेल। तब क्या था, सारे कंट्रीज को लगा अरे भाई ये तो बहुत ही खतरनाक डील करके ले लिया है, अब तो हम इसे रोक ही नहीं सकते। तो इस तरीके से डॉलर बन चुका था इंटरनेशनली स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी, ठीक है, जिसको कोई हिला नहीं सकता था। ठीक है, और इसीलिए आज भी हम कोई भी सामान खरीदते हैं, कोई भी सर्विस लेते हैं तो उसके बदले में डॉलर से एक्सचेंज करना पड़ता है, और इसीलिए हम डॉलर से कंपेयर करते हैं अपने करेंसी का। लेकिन हमारा जो लोकल करेंसी है रुपया, वो धीरे धीरे गिर रहा है। अब भाई ये गिर क्यों रहा है, यही तो है कॉन्सेप्ट, यही तो है जानना हम लोग को। ये गिरने का कारण समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा डिमांड और सप्लाई। ऐसा मान लीजिए कि आपके पास एक कोई सामान है जिसका सप्लाई बहुत ही कम है और डिमांड बहुत ही ज्यादा, तो आपका प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा, हाई होगा, है ना। अब इस चीज को घुमा देते हैं। अब मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट है उसका सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा होगा तो उसका जो डिमांड है वो बहुत ही कम हो जाएगा, डिमांड कम होगा तो वैल्यू भी कम हो जाएगा। तो ऐसे ही पैसा भी काम करता है। अगर पैसा का सप्लाई बहुत ज्यादा है तो डिमांड भी बहुत ही कम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सप्लाई ज्यादा डिमांड कम वैल्यू भी कम। अब इस चीज को पकड़ के रखिए, आगे काम आएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ करेंसी एक्सचेंज रेट, जो कि इससे ही लेना देना है। करेंसी एक्सचेंज रेट क्या होता है? करेंसी एक्सचेंज रेट इज सिंपली द प्राइस ऑफ वन नेशंस करेंसी इन टर्म ऑफ अनदर। अब ये डिटरमाइन कैसे होता है? अब इसको डिटरमाइन करने के लिए, यानी इसको बयान करने के लिए, इसको दिखाने के लिए, इसको बताने के लिए 3 मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। पहला मेथड का नाम है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब ये क्या होता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में करेंसी, लोकल करेंसी का जो वैल्यू होता है वो डॉलर के साथ फिक्स्ड रहता है। इसका मतलब अगर डॉलर का मार्केट में दाम है 100 रुपया, तो लोकल करेंसी का भी दाम कितना होना चाहिए? 100 रुपया होना चाहिए। ठीक है,
अगर लोकल करेंसी का दाम थोड़ा सा कम है, मान लीजिए 95 है, तो क्या होगा, तो जो उस देश का जो सेंट्रल बैंक है वो अपने करेंसी को मार्केट से खींच लेगा। मार्केट से खींच लेगा तो क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगा, डिमांड ज़्यादा तो वैल्यू भी ज़्यादा। इससे पहले मैंने आपको बता दिया है, वही चीज़ यहाँ पर लागू होगा। तो ऐसे करके लोकल करेंसी डॉलर के साथ कंपेयर किया जाता है, ठीक है, और फिक्स्ड रहता है, ये चेंज नहीं होता है, लगभग फिक्स्ड रहता है ये डॉलर के साथ लोकल करेंसी फिक्स्ड। ये करेंसी कौन कौन सा हो सकता है, यहाँ पर आ जाएगा हांगकांग डॉलर या फिर सऊदी अरब का रियाल, ये भी इसी में आ जाता है। नेक्स्ट जो है वो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, मार्केट में छोड़ देती है कि भाई मार्केट अगर ऊपर नीचे होगा तो उसी हिसाब से लोकल करेंसी का भी अप डाउन होगा। जिसे मान लीजिए कि अगर आपके कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आता है ना, एक्सपोर्ट, आपका प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट बाहर में ज़्यादा हो रहा है, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, तो आपका जो लोकल करेंसी है उसका वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगा, मार्केट पे छोड़ दिया जा रहा है। अगर इसका उल्टा हो गया, यानी एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, लाया जा रहा है ज़्यादा, या फिर टूरिस्ट लोग आ ही नहीं रहे है ना, तो क्या होगा, करेंसी का, लोकल करेंसी का वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है, मार्केट पे छोड़ दिया गया है, कोई इसे रोकेगा टोकेगा नहीं, ठीक है, पूरी तरह से मार्केट पे छोड़ दिया जाता है। ये ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्री है यही वो करता है, जैसे फॉर एग्जांपल जापान हो गया, ब्रिटेन हो गया, ठीक है, ये लोग का करेंसी जो है इसी के अंडर में आता है। नेक्स्ट जो है वो है मैनेज्ड फ्लोट। अब ये क्या है, ये जो है ये एक हाइब्रिड सिस्टम है, यानी फिक्स्ड का भी कुछ कुछ नियम है और साथ ही साथ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का भी कुछ कुछ नियम है इसमें। अब ये जो सिस्टम है ये इंडिया पे लागू होता है। कैसे काम करता है ये सिस्टम, ये काम करता है मार्केट के हिसाब से, यानी मार्केट में अगर डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, करेंसी का, हम लोग का लोकल करेंसी का, तो वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर मार्केट में करेंसी का डिमांड बहुत ही कम है तो वैल्यू भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, जैसे आगे मैंने कहा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि करेंसी जो है, हम लोग का जो लोकल करेंसी है, बहुत ज़्यादा गिरने लगता है, बहुत तेज़ी से, ढम 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 ढम, बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरने लगता है। वैसे ही हम लोग का सेंट्रल बैंक जो है RBI, वो आता है और आते ही वो क्या करता है, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर को छोड़ने लगता है, ठीक है, यानी हमारे पास जो रिजर्व डॉलर है वो मार्केट में देने लगता है, जिससे क्या होता है, जिससे डॉलर का जो कीमत है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और ऐसे करके जो रुपये का जो वैल्यू है वो स्टेबल हो जाता है। ये है इस सिस्टम का नियम। तो आप बोलेंगे, अरे भाई, अगर RBI हमारे यहाँ पर जो रिजर्व डॉलर है वो छोड़ देता है और तब जाकर हम लोग का जो मनी है, हम लोग का जो लोकल मनी है वो स्टेबल में होता है, तो अभी काहे नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा गिर गया है हम लोग का पैसा, अभी भेजो, काहे नहीं भेज रहा है? इसका कारण है कि हमारे पास जो पैसा था डॉलर, ठीक है, वो काफ़ी कम हो चुका है। और दूसरा बात, अगर हम वो डॉलर को भेजते रहेंगे ना बाहर में, मार्केट में, तो बचेगा ही नहीं हम लोग के पास डॉलर, बहुत ही कम बचेगा। इसका कारण है कि भैया पहला तो है AI बूम हो रहा है ना, तो सारा का सारा जो फॉरेन इन्वेस्टर था जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा था, अब सारा का सारा इन्वेस्टमेंट चला गया कहाँ, US में, AI में कर रहा है ये लोग इन्वेस्ट, है ना, तो पैसा यहाँ से निकल गया। दूसरा क्या है, दूसरा है टैरिफ, US ने टैरिफ जमा दिया इंडिया पर, है ना, जिसके कारण हम लोग का जो दाम है, सामान का दाम, वो बढ़ गया है, तो ये भी एक कारण है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंपोर्ट। हम लोग लगभग 88% ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, समझ में आ रहा है, इंपोर्ट करते हैं, मतलब सारा डिपेंडेंट ऑयल का बाहर से है, जिसके कारण हम लोग का जो पैसा है, डॉलर है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट है डिफेंस इक्विपमेंट। हम लोग का जो डिफेंस इक्विपमेंट है, हाँ, हम लोग मानते हैं कि भैया हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा उन्नति किया है, कम हो चुका है वो डिफेंस इक्विपमेंट का जो लिस्ट है, कम हो चुका है, लेकिन फिर भी वो लिस्ट अभी भी बहुत ज़्यादा है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है गोल्ड, फर्टिलाइजर, लग्जरी गुड्स, ये भी इंपोर्ट करते हैं भाई हम लोग, है ना, तो इसमें भी जा रहा पैसा। नेक्स्ट है करंट अकाउंट डेफिसिट। इसका मतलब है कि हम लोग का इंपोर्ट जो है, आया जो सामान वो बहुत ही ज़्यादा है, और गया जो सामान जिसे कहते हैं एक्सपोर्ट, वो बहुत ही कम है, ठीक है, इसे ही कहते हैं करेंट अकाउंट डेफिसिट। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो ये युद्ध हो रहा है ना, अमेरिका और ईरान का, जहाँ पर जो ये ऑयल वाला जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ये ऑयल भेज ही नहीं पा रहा है, ऑयल का प्राइस धीरे धीरे और बढ़ रहा है, जितना दाम था अब उससे ज़्यादा दाम देना पड़ रहा है हम लोग को वही ऑयल खरीदने के लिए, यहाँ पर भी जा रहा है हम लोग का पैसा। तो ये सब कारण है जिसके कारण हम लोग का जो रिजर्व डॉलर है वो धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है, हम लोग का करेंसी जो है धीरे धीरे गिर रहा है। लेकिन ये पूरा का पूरा नेगेटिव में भी नहीं आता है, कुछ कुछ इसका पॉजिटिव भी है। क्या है पॉजिटिव, जैसे मान लीजिए कोई फॉरेनर आता है हम लोग का यहाँ पर कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, ठीक है,
जो चीज़ उनको पहले मिलता था $5 में, अब उसका दाम हो चुका है $3, है ना। तो $3 में अगर हो गया है तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदेंगे, है ना। तो ये तो भाई अच्छा है उनके लिए, तो बाहर से अट्रैक्ट होगा कि भैया यहाँ पर सस्ता में मिल रहा है, ले लो सस्ता में सामान। ये चीज़ जो है ये चाइना करता है। चाइना जो है अपने पैसे के वैल्यू को जानबूझ के गिराता है ताकि फॉरेन इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा आए, ठीक है। यहाँ पर लाभ जो है ना ज़्यादातर इंडिया में ज़्यादातर एग्रीगियन सेक्टर को होता है, यानी कृषि प्रधान जो क्षेत्र के जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा होता है। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया इसका पूरी तरह से बेनिफिट उठा नहीं पा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है लैक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है बहुत ही कमी है हम लोग का यहाँ पर। चाइना जैसा नहीं है, चाइना में तो भाई बना लिया है, सब कुछ चाइना में ही बनता है, हम लोग का यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, तब शायद हम लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो गया, मशीन हो गया, फार्मा हो गया, ये सब जो है इंडिया में अच्छा खासा है, ठीक है। लेकिन इसको बनाने के लिए दूसरा चीज़ भी तो चाहिए ना, वो तो दूसरा चीज़ है वो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, तो गई भैंस पानी में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है करप्शन। भाई इंडिया में तो खतरनाक करप्शन होता है, ये तो आपको भी पता है, उसी के कारण होता है झमेला। फिर नेक्स्ट होता है लॉन्ग प्रोसेस, ये साइन करो, वो साइन करो, ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, लंबा झमेला, है ना। कौन माथा पीछी करे इस झमेले से, इसलिए कोई करता नहीं है। टैक्स, भाई भयंकर टैक्स काटा जाता है ना, ये टैक्स, वो टैक्स, यहाँ टैक्स, वहाँ टैक्स, हर चीज़ में टैक्स, तो इसके कारण भी बेनिफिट नहीं उठा पा रहा है। डेंसिटी और ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें से आ जाता है। डेंसिटी मतलब लोग तो भयंकर है भैया, बहुत ज़्यादा लोग है, ठीक है। कहाँ कहाँ लोग नहीं है, हर जगह लोग है। जहाँ पर लोग नहीं है वहाँ पर पेड़ पौधा है, नेचर है, उस नेचर को काट काट के फैक्ट्री बनाया जाएगा तो नेचर गया, बर्बाद गया नेचर, झमेला। हम लोग को नेचर को भी देखना पड़ेगा, है कि नहीं। ट्रांसपोर्टेशन, ब्रिज, रोड, ये गिरता जा रहा है, फालतू रोड बनाया जा रहा है ना, 2 दिन में टूट ही जाता है रोड। ट्रैफिक, क्या बोलूँगा इसको। इसी के कारण हम लोग इस चीज़ का पूरी तरह से बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। तो ये था पूरा का पूरा कहानी कि क्यों हम लोग का जो पैसा है, रुपया है, वो गिर रहा है और क्यों हम लोग डॉलर को इंटरनेशनली मानते हैं। आशा है कि आपको पूरी तरह से सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।